मुझे अपने बैचलर्स के दौरान यूएस में पढ़ने का मौका मिला था, स्कॉलरशिप एक मिला था। हम ज़रा अच्छे पढ़ा करते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। कहने वाले कहते थे कि ब्राइट हूँ। तो यूएस में स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका मिला। तो हुआ क्या कि वहाँ पे मेरे एक प्रोफ़ेसर ने मुझे एक बात कही थी। हम कौमों का तज़किया कर रहे थे। उन्होंने एक जुमला कहा था, मैं ये समझता हूँ कि मेरी आज की वीडियो का खुलासा वो है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन्स आर इडियट। इस तरह, और इसकी वो इस तरह तशबीह देते हैं कि अमेरिकन्स अमूमी तौर पे क्या करते हैं कि वो अपने फ़ोन की तरह देखते हुए, अपनी उसकी तरफ देखते हुए नाक की सीध में बस उसी को देखते रहते हैं, वही उनकी ज़िंदगी है। अब इस बात को ज़रा खोलते हैं, और ये आज मौका क्यों पेश आया कि उनकी बात की जा रही है। हमारे तो अपने मसाइल बहुत हैं पाकिस्तान के, तो आज यूएस की बात क्यों? क्योंकि कल यूएस वोट देने जा रहा है, वोटिंग का फाइनल दिन है, और कल नहीं तो परसों या 3-4 दिन में हमें पता चल जाएगा सदर कौन है यूएस का। यूएस क्योंकि दुनिया की सुपर पावर है, बहुत सारी दुनिया की इंटरनल पॉलिसीज़ में वो इंटरफेयर करता है, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ तो बहुत सारी वो बनाता है, ट्रेड्स और टैरिफ्स वो डिसाइड करता है। ज़ाहिर है यूएस को हम प्रोपोगेट भी ऐसे करते हैं कि इट्स अ वंडरलैंड, यूएस ड्रीम है, दुनिया में अगर जन्नत है तो कहीं वहाँ पर है। तो उसको इसलिए हम फॉलो भी करते हैं। हमें वैसे भी मज़ा आता है, ज़ाहिर है, क्योंकि हम टीवी शोज़ उनके देखते हैं, हम मूवीज़ उनकी देखते हैं, तो उनसे रिलेट करने में वैसे ही हमें अच्छा लगता है। लेकिन मेरे प्रोफ़ेसर ने ऐसे कहा क्यों? इसको अगर आप पैराए में देखिए ना हकीकत के, तो आप यूएस इलेक्शंस में जो 2 लोग अमूमी तौर पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जानिब से कर रहे होते हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, अब उनकी कभी जो डिबेट्स होती है ना वो देखिए, तो आपको नज़र आएगा कि यार इससे बेहतर पॉलिसी डिस्कशंस तो हमारे टॉक शोज़ में होते हैं। इससे बेहतर पॉलिसी डिस्कशंस तो अगर कोई अच्छा जर्नलिस्ट बैठ जाए किसी के सामने पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो बेहतर सवाल करता है। उधर आप देखिए कि मसाइल किस तरह के हैं, और वो जेन्युइन मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन मसाइल नहीं है, वो जेन्युइन मसाइल हैं। लेकिन यके बाद दीगरे आप देखते हैं कि हर 4 साल बाद उन्हीं तरह के सवालात होते हैं कि अबॉर्शन को जो प्रेसिडेंट बनने वाला है वो कैसे देखता है, इमिग्रेशन को, इलीगल इमिग्रेशन को किस तरह देखता है, फॉरेन पॉलिसी को किस तरह देखता है, इंटरनल जॉब्स को किस तरह देखता है। एक ही चक्कर है कि जिससे यूएस बाहर नहीं निकल पा रहा। एक ही तरह के सवालात और मुश्किलात हैं कि जिससे यूएस बाहर नहीं निकल पा रहा। पहले फेडरल हुकूमत डिसाइड कर लेती है कि अबॉर्शन का राइट है, उसके बाद ट्रंप साहब आके कानून में तब्दीली करवाकर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए स्टेट्स को ये मामला देकर इस जगह पर ले आते हैं कि स्टेट्स फैसला करें कि अबॉर्शन किसी भी सूरत जायज़ नहीं है, और लोगों को अपनी स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है कि वो अपना अबॉर्शन करा सकें, अपनी वजह से या किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से, या इंसेस्ट में या रेप में, खुदा न खास्ता। और ये देखिए कि वहाँ पे एक सदर के मुखालिफ दूसरे सदर पे किस तरह तनकीद करते हैं, जो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे ट्रंप साहब के जो नायब हैं, जेडी वैंस, उन्होंने क्या तनकीद की कैमला हैरिस पे या खवातीन पर, डेमोक्रेट्स या अमूमी तौर पर लिबरल्स पे, कि ये चाइल्डलेस कैट लेडीज़ हैं, कि इनके बच्चे नहीं हैं, तो ये बच्चे तो संभाल नहीं सकती, घर क्या संभालेंगे। आप इसका ज़रा उर्दू में तर्जुमा कीजिए, और सोचिए कि हमारे पास अगर कोई ये कह दे कि यार इसका तो बच्चा नहीं है फलां औरत का, और इसने आज तक घर नहीं संभाला, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकी, तो ये मुल्क क्या संभालेगी। आप सोच सकते हैं हमारे पास क्या वावेला हो जाएगा। हमारे पास उस शख्स को रिज़ाइन भी करवाया जाएगा, हमारे पास उस शख्स को लानतान भी की जाएगी, उस पे टॉक शोज़ होंगे, उसको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो शख्स अब तक एक आइडियोलॉजी को रिप्रेज़ेंट करते हुए उनका वीपी का कैंडिडेट है। और इसी तरह अगर आप आगे बढ़िए तो आप देखेंगे कि हर सदर को या पॉलिटिशियन के सोशल मीडिया हैंडल्स के बायो में लिखा होता है, अ फादर, अ डैड, अ फैमिली मैन, अ हस्बैंड। तो ये दिखाता है और ये बातें होती हैं वहाँ पे कि क्योंकि ये बाप है ना, तो ये अच्छा सियासतदान होगा, क्योंकि ये बाप के कंपैशन को समझता है। अगर ये हस्बैंड है ना, या अगर ये फादर है ना, तो ये मुल्क को उस तरह लेके चलेगा। तो पॉलिसी डिसीजंस पर भी बहसें होती हैं, लेकिन अवाम की लेवल पर, अवाम के सामने ये चीज़ें इतनी बढ़ाकर पेश की जाती हैं, और हकीकत ये है कि वहाँ की अवाम इन चीज़ों पर वोट भी करती है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में अगर आप देखिए, तो जब मुझे याद है कि खान साहब नए-नए उनके गुब्बारे में हवा भरी गई थी और पहला इलेक्शन था, तो कितने लोगों को मैं जानता था, हमारी जो बूढ़ी ख़वातीन थीं, वो ये कहती थी कि खान साहब को इसलिए वोट नहीं देंगे कि वो जो उनकी जो पहली बीवी थी, वो ज्यूइश थी, वो यहूदी थी। और इस ही बुनियाद पर, वुड यू इमेजिन, इसी बुनियाद पर बहुत सारे लोग अमेरिका में अपने वोट का फ़ैसला करते हैं, और अच्छी खासी मेजॉरिटी, कि भाई फ़लाँ जो है ना ये ब्लैक है इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे, फ़लाँ औरत है इसलिए इसको वोट नहीं देंगे, फ़लाँ की बीवी इमिग्रेंट है तो इसलिए इसको वोट नहीं देंगे। वो शायद लैंग्वेज का बैरियर है कि अंग्रेज़ी में इतनी बुरी नहीं लगती, जैसे वो चाइल्डलेस कैट वुमेन या चाइल्डलेस कैट लेडीज़ है, उसी को आप उर्दू में तर्जुमा कर लीजिए तो इंतहाई वाहियात लगना शुरू हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो जो मेरे प्रोफ़ेसर का तज्ज़िया था ना, वो इन इलेक्शंस में, और हर बार इलेक्शंस में, या
पॉलिसी डिबेट्स में आपके सामने खुलकर आता है कि उनकी आवाम का इंटेलेक्ट इतना नहीं है जितना हम आम तौर पे समझ लेते हैं। मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल दूँ कि मैं कनाडा में आजकल रहता हूँ ना, तो उनके आजकल मसाइल क्या हैं? या जनरली भी आप अगर बाइडेन को देखें, उनकी जो हुकूमत के 2 बड़े कारनामे हैं ना, जिसको वो बनाकर प्रेज़ेंट करते हैं। एक कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, यानी रोड्स को बेहतर किया है। दूसरा, उन्होंने ओबामा केयर को, जो उनके मेडिकल इंश्योरेंस का मामला था, उसे ज़रा बेहतर किया है। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में जो मुल्क गोया दुनिया को चलाता है, दुनिया के फैसले करता है, उसके अपने मसले क्या हैं कि वहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं हैं। और उसका दूसरा मसला क्या है कि वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है, जबकि वेस्ट में बाकी हर जगह यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। ये कैपिटलिज्म से आती है, उस पर आगे बात करते हैं समझने के लिए। और ये सच्ची बात है। मैं कनाडा में क्योंकि रहता हूँ, तो अगर मैं बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँ, तो 4-5 बड़े शहरों के अलावा यूएस के आपको नज़र आएगा कि उनके रोड्स का बहुत बुरा हाल है। और वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है, और सदर की जानिब से उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। तो यूएस की पॉलिटिक्स और वहाँ के लोग हमें दूर से तो बहुत इंटेलेक्चुअल नज़र आते हैं, उनके मसाइल बड़े नज़र आते हैं, मूवीज़ देख-देख के हमारा माइंड भी मेड अप हो गया है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें, तो आपको नज़र आएगा कि दे आर नाइव। आपको नज़र आएगा कि कुछ बड़े लोगों के अलावा, कुछ बड़े थिंकर्स के अलावा, जनरली जो वहाँ के लोग हैं ना, वो लिटरली बस एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैंने एक नुक्ता अर्ज़ किया कि वो यूएस इतना लिबरल होने के बावजूद, लिबरल की बात करते हैं, वो ये तैयार नहीं है कि हमारी पहली खातून सदर बन सके। हिलरी क्लिंटन को कितने लोगों ने इस पर वोट नहीं दिया कि खातून है? इससे पहले भी, अभी भी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वीपी साहब की जानिब से जेडी वेंस, कैमिला हैरिस पे ये तनकीद हो रही है कि ये खातून है और इनका बच्चा नहीं है। आप सोच सकते हैं इसको? तो इसको और डिफ़ाइन करते हुए अपना एक्सपीरियंस आपको एक बताऊँ कि मैं 2015 में गया था यूएस पढ़ने के लिए। 10 साल होने को आए अब। तब बाराक ओबामा थे प्रेसिडेंट। तब जो अमेरिका मैंने देखा ना, वो अमेरिका मुख्तलिफ था उस अमेरिका से कि जब ट्रंप सदर बन गए थे। तो जब ट्रंप सदर बन गए और यूएस के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो हुआ ये कि मैंने उनसे पूछा, सवाल जवाब की नशिस्त थी, कि जब मैं यूएस में था तो यूएस बहुत मुख्तलिफ था, आगे बढ़ रहा था, लिबरल था, भाईचारगी थी। बेशक दुनिया में जंगें हो रही थी, इराक में, अफगानिस्तान में, इराक में तो खैर नहीं, अफगानिस्तान में, लेकिन इस तरह का मामला नहीं था कि जिस तरह अब ट्रंप में हो गया है। तो आप इसको किस तरह सिचुएशन को देखते हैं कि रोज़ रात को वो कोई ट्वीट कर देते हैं और सुबह उठ के आपको फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की हैसियत से उसे बेहतर करना होता है, एम्बेसडर्स को मुल्कों को पैगाम पहुंचाने होते हैं। तो उन्होंने कहा, यार हम खुद उससे तंग हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आप क्या समझते हैं कि बाराक ओबामा से किस तरह हम ट्रंप तक आ गए? तो उन्होंने कहा कि उनके नज़दीक बाराक ओबामा उस कॉफिन में आखिरी कील साबित हुए कि जिसने ट्रंप को जन्म दिया। यानी अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था कि एक स्याह फाम उनका सदर बन जाए। अमेरिकन सोसाइटी अब तक इंटेलेक्चुअली इसे कबूल नहीं कर सकी। तभी जो वाइट सुप्रेमेसी थी, तभी जो कंजर्वेटिव्स थे, तभी जो क्रिश्चियनिटी को अपने पास रखते थे दिल के, तभी जो इस आइडिया को लेकर चलते थे कि वाइट्स कहीं ना कहीं सुप्रीम है अपने जहन में, उनके लिए तो दुनिया पलट गई थी कि बाराक ओबामा सदर कैसे बन गए। तो ट्रंप उसकी रिटेलिएशन थे। ये पूरा फिनोमेना उसकी रिटेलिएशन है। अमेरिकन पॉलिटिक्स अब तक ओबामा के सदर बनने का जो पीटीएसडी था, उससे बाहर नहीं निकल सका। और ये मेरी जानिब से नहीं है, ये उनके अपने एम्बेसडर टू पाकिस्तान की जानिब से। और मेरा भी इसमें यही तज्जिया है। और मैंने इसमें एक और नुक्ता अर्ज़ किया था कि वहाँ के लोग नाइव हैं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हमारे एक साहब थे, दोस्त थे वहाँ पे ग्रेजुएशन में। तो हमारा वीकेंड का प्लान बन रहा था, वो मेरे स्टडी पार्टनर थे। तो मैंने उनसे कहा, यार कि मुझे कुछ बुक्स वगैरह चाहिए, तो हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, थोड़ा काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं वीकेंड पे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर। दूसरे शहर में रहा करते थे वो, यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में थी। तो मैंने पूछा, खैरियत है, तुम अमूमी तौर पे नहीं जाते? तो वो बंदा कहता है मुझे कि हमने ना नया सोफ़ा लिया है, तो हम 2 दिन उसे सेलिब्रेट करेंगे सब घर वाले मिलके। तो जितने अलग-अलग स्टेट्स में या शहरों में रहते हैं, सब आ जाएँगे, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका पॉजिटिव जो पहलू है वो हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको उस निज़ाम की हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अमेरिका जो ख़ास तौर पे कैपिटलिज़्म का अलमबरदार है, वो करता ये है मुआशरों के साथ कि वो आपको अपनी माशी स्ट्रगल्स में इतना उलझा देता है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते, और छोटी-छोटी अचीवमेंट्स जो वाक़ई उस सिचुएशन में अचीवमेंट होती है, आप उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ज़ाहिर है उनकी ज़िंदा दिली की निशानी है, उनकी अचीवमेंट की निशानी है। लेकिन अगर आप इसको मैक्रो पॉलिटिकल लेवल पे देखें, मैक्रो इकोनॉमिकल लेवल पे देखें, तो आपने जो थॉट को आगे लेके जाना है
कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो भी लग्जरी दे देती हैं सिर्फ अमीर लोगों को, उनको कि जिनके पास पहले से वसाइल हैं, जिनके पास लग्जरीज हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तभी जो आम बंदा है ना, वो अपनी नाक की सीध में देखता रहता है, क्योंकि उसका मसला तो ये है कि उसने ग्रेजुएट होना है, उसका मसला तो ये है कि भाई उसके घर में नया सोफ़ा आना है, उसका मसला तो ये है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा तो पैसे कैसे देगा। अमेरिका वो वाहिद दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है कि जहाँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे एक बार दांत में दर्द हुआ, तो मेरी इंश्योरेंस थी गवर्नमेंट की जानिब से। तो मैं गया उधर जो क्लिनिक था यूनिवर्सिटी में कि भाई मेरे दांत में दर्द है, 2015 की बात है। उन्होंने मुझे कहा, आज भी मुझे याद है कि 142 अमेरिकन डॉलर्स लगेंगे, ये वो डिडक्टेबल है जो तुमने अपनी इंश्योरेंस के बाद देना है। तो मैं जिन कदमों से गया था उन्हीं कदमों से वापस आ गया कि कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग वगैरह रख लूंगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो जो लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वहाँ काम कर रहे हैं या करते हैं, और जिन्हें इंश्योरेंस के लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, फिर डिडक्टेबल भी होता है, तभी ओबामा केयर और जो जो बाइडन ने उसमें इस्लाहात की, वो इतना बड़ा बनाकर पेश किया जाता है कि वो उनका मसला है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अपने मसाइल होते हैं, जाहिर है। तो जब आप आवाम को इस दर्जा मुश्किलात में रखते हैं, और जानबूझ के नहीं, उनका आइडिया है भाई कैपिटलिज्म में हर कोई अपना जिम्मेदार खुद है, आगे बढ़ के आपने खुद करना है, अपने लिए नहीं कर सकते तो रियासत बीच में नहीं आएगी, रियासत आपको अपॉर्चुनिटी देगी, तभी वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब इसलिए फिर लोग उसको बस नाक की सीध में देखते हैं कि अपना काम करना है। और ये जो मैं अपॉर्चुनिटी वाली बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। मैंने जहमत दी थी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब को इस बात को समझने के लिए कि गुर्बत आपके साथ करती क्या है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो किस तरह आपका बहुत एक्यूट विजन हो जाता है, आप बहुत बड़ी चीज़ें सोच नहीं पाते, और किस तरह जो हम मेरिट की बात करते हैं वो भी पिछले हिस्से में लग्जरी के बटन से ही फूटता है। तो वो इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा, वो यकीनन आपको नई सोच के ज़ाविये आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं अमेरिका को डिफाइन करूँ ना, या वेस्टर्न इस कैपिटलिस्ट आइडिया को, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मैं वेगस में था, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की जानिब से स्कॉलरशिप्स थी, तो पैसे अच्छे खासे मिल जाते थे, रहना खाना पीना पढ़ना वैसे ही कवर्ड था, $400 उस वक्त मिला करते थे महीने के एक्सपेंस के लिए, तो हमने कहाँ खर्च करने थे, तो हम कभी कभी घूमने निकल जाते थे। तो हम वेगस गए थे दूसरे और शहरों के साथ। तो मुझे अभी भी याद है, और खुदा मेरा गवाह है, कि हमने 3 दिन का ट्रिप था हमारा, कि हमने 3 दिन वेगस में रहना है। हम सुबह पहुंचे थे, और रात को मुझे अभी भी याद है कि मैं एक शराब खाने की सीढ़ियों पर बैठा, ये सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया। हर किसी का जाविया नज़र होता है ना कि वो चीज़ों को देखता कैसे है। तो अगर आप वेगस में जाएं तो चकाचौंध नज़र आएगी, अ, आपको जा बजा, क्या इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, ख़वातीन मिलती हैं जो अपनी सर्विसेज पेश कर रही होती हैं। वेगस है ही ऐसा, वहाँ पे आपको कसिनोज़ मिलेंगे, तमाम चीज़ें। तो कुछ लोगों के लिए वो चकाचौंध थी कि भाई लाइट्स हैं, देखने की जगहें हैं, हल्ला गुल्ला है, वावेला है, शोज़ हो रहे हैं, फाउंटेन्स में फायरवर्क्स हो रहे हैं। मैं उन ख़वातीन के चेहरे देख रहा था कि जो शायद 40-50 की उम्र क्रॉस कर गई होंगी, और वो उन जगहों पे खड़ी हुई थी कि जहाँ पे सर्विसेज बुक की जाती हैं, या जो जिस तरह आकर अपने आप को पेश करती हैं। तो उनका जो मेकअप था ना, वो कभी कभी ऐसा नहीं होता, जैसे मैं ज़्यादा मेकअप से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हम अमूमी तौर पे ख़वातीन को देखते हैं कि जब ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत देर लगा रहता है, तो जब वो हंसती हैं तो ये रिंकल्स नज़र आते हैं ना, तो वो मेकअप नज़र आ रहा होता है कि अलग है। तो ज़ाहिर है वो ख़वातीन सारा दिन वहाँ रही होंगी, या जो भी उनका मामला होगा। तो वो रात के वेगस के ज़्यादातर रोशनियों में, फाउंटेन्स की रोशनियों में, मैं उस मेकअप के अंदर देख पा रहा था। या शायद जैसे मैंने कहा, मेरा ज़ाविया नज़र इस तरह का है कि मैं चीज़ों को ज़रा इस तरह देखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ना उनकी उनकी खुशी में, या उनकी एक तरह से मर्दों को अट्रैक्ट करने में, या शायद ख़वातीन को भी अट्रैक्ट करने में, अ, वो जो वो जो मेकअप था ना, अ, वो उस पे मेरी नज़र थी कि किस तरह वो दिखा रहा है कि रिंकल्स हैं, और किस तरह उसके ऊपर इतनी लेयर्स हैं मेकअप की, और वो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट कर रही हैं। वो ज़ाहिर है खुशी से कर रही हैं या नहीं, वो एक दूसरा मौजू है, इस पर मैं एक वीडियो कर चुका कि मेरे नज़दीक इस पूरे कॉन्सेप्ट में ख़वातीन वाले क्या मसला है ख़ुद को प्रेजेंट करना, वो भी आप देख सकते हैं। उसका थंबनेल और लिंक आपको इधर ही मिल जाएगा। तो इस पूरी बहस को इस तरह मैं देखता हूँ, अमेरिकन सिचुएशन को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को, अमेरिकन निज़ाम को, कि जहाँ उसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अच्छाई की बात करेंगे, वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा नाइविटी भी मिलती है, वहीं पे आपको नाक के सीध में देखना भी मिलता है, वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पॉलिसी डिस्कशन नहीं मिलते, वहीं पे आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हर कोई भागता हुआ नज़र आता है, बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। उसके अलावा कोई और सर्वाइव करने का तरीका नहीं है अमेरिका में। और सोने पे सुहागा आखिर में ये हुआ है उस पूरे मुआशरे को देखते हुए, और अब पूरे वेस्ट को देखते हुए, कनाडा में भी जहाँ मैं रहता हूँ अब, कि वो जो वोक कल्चर है, वो जो आइडेंटिटी का एक क्राइसिस अब पैदा हो गया है आज़ादी से,
कि हम अगर कुछ भी हो सकते हैं तो हम बिल्ली हो सकते हैं, अगर हम कुछ भी हो सकते हैं तो मैं ग्लास हो सकता हूँ, अगर मैं कुछ भी हो सकता हूँ तो मैं लैंप हो सकता हूँ। और ये मैं मजाकन नहीं कह रहा, यूके में हुआ कि एक बच्चा, उसने रिपोर्ट किया कि दूसरा बच्चा स्कूल का, ये ये तीसरी चौथी क्लास के बच्चे की बात है, उसने रिपोर्ट किया कि मुझे ना दूसरा बच्चा बुली कर रहा है। तो जब उसके घर वालों को बुलाया गया कि भाई ये तुम्हारा बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, तो पूछा गया भाई क्यों बुली कर रहे हो? तो बच्चे तो खुलकर कह देते हैं कि ये बच्चा कह रहा है कि मैं बिल्ली हूँ, तो मैं इसलिए इसको इसको चिढ़ा रहा हूँ। ज़ाहिर है चिढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल उस प्रिंसिपल ने, उस टीचर ने कहा कि अगर वो कह रहा है कि वो बिल्ली है तो वो बिल्ली है, तो तुम क्यों उसे कह रहे हो कि वो बिल्ली नहीं है? और अगर वो ये तहैया कर चुका है, वो बच्चा जिसने किया कि मैं बिल्ली हूँ, कि मैं मियाऊँ मियाऊँ करके बात करूँगा, तो तुम मियाऊँ मियाऊँ करके ही इसको जवाब दो। और जो ये मियाऊँ मियाऊँ कह रहा है इसको समझो। और टीचर्स भी इस तरह कि हाँ ये मियाऊँ मियाऊँ अगर कह रहा है तो मैं मियाऊँ मियाऊँ करके ही इसको जवाब दूंगा, ये तो बिल्ली है। तो इस वोक कल्चर ने जो जहाँ पे कुछ आज़ादियाँ पैदा की हैं, वहीं पे जो जेंडर या वहीं पे जो आइडेंटिटी क्राइसिस मेरे ख्याल में पैदा किया है, वो भी आपको इस पूरे माशरे में एक अमलगमेशन नज़र आती है। जहाँ ये आइडियाज़ का मेल्टिंग पॉट है, वहीं ये कन्फ्यूजन का भी मेल्टिंग पॉट है, मेरी राय में, जितना मैं उसको देख सका, समझ सका। तो पूरी बात करने के बाद सबसे बुनियादी सवाल उठता है, जो इस पूरी सिचुएशन में उठेगा और उठना चाहिए, कि भैया अगर ख़राब है तो रहते क्यों हो? भैया अगर इतना ही बुरा है तो मत रहो, पाकिस्तान वापस आ जाओ। और अगर वो इतना ही बुरा है तो तरक्की क्यों कर रहे हैं? अगर वो इतना ही बुरा है तो बड़े जहन वहाँ पे क्यों पैदा होते हैं? तो अगर जो मेरी बुनियादी वजह है यहाँ पे रहने की फ़िलहाल, और मेरे लोग जानते हैं कि मेरा पूरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान ही वापस आऊँगा, वही मेरी धरती है, वही मेरा मुल्क है, लेकिन बहरहाल कि वहाँ पे या यहाँ पर रहना और इस खित्ते का, वेस्ट का तरक्की करना, इसके पीछे मेरे नज़दीक बहुत सारे और वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे पहली वजह है ना, वो है आज़ादी। वो है फ़िक्र की आज़ादी, वो है एसोसिएशन की आज़ादी, वो है अपनी बात कहने की आज़ादी, वो है सोच की आज़ादी। कि जहाँ कैपिटलिज़्म, जहाँ वो आपको उस रेस में मुब्तला करता है कि आप अपने सोफ़े को सेलिब्रेट करेंगे या जो आप मेकअप करके अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, ज़ाहिर है उसकी सोशल जो मामलात हैं वो मैंने अर्ज़ किया कि दूसरी वीडियो में मैंने बयान की थी। लेकिन वहीं वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि इस निज़ाम के ज़रिए आप अपने सिस्टम को, अपने मामलात को, अपनी इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी सोच को आगे बढ़ाएँ, अपनी फ़िक्र को आगे बढ़ाएँ और बड़ी इजादात करें। और क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहीं पे आप अपना बिज़नेस बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिसके ज़रिए वो आगे जा रहे हैं। लेकिन अपने साथ जो ये मसाइल लेकर आता है वो मैंने अर्ज़ किया। अपने साथ जो ये कन्फ्यूजन्स लेकर आता है वो मैंने अर्ज़ किया। तो किसी भी जगह को ना उससे एक्स्ट्रा नफ़रत करनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा मोहब्बत करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे यूएस की सिचुएशन में, कि जिसकी तारीख़ बहुत बहुत ब्राइट है, उसमें हुर्रियत की तारीख़ भी है, उसमें लड़ने की तारीख़ भी है, उसमें आइडियाज़ की तारीख़ भी है, उसमें दुनिया को नए आइडियाज़ देने की तारीख़ भी है। तो उसकी मोहब्बत में, तारीख़ की मोहब्बत में, हमें प्रेज़ेंट की गलतियों को सरफ़ नज़र नहीं करना। और अगर हमें उनसे आज बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, किसी से भी आज की सिचुएशन में, तो उनकी तारीख़ की या फ्यूचर की गलतियों को हमने अपने सामने रखना है। उनको ऐसे नहीं पेश करना कि वो गलतियाँ नहीं हैं। इंसान तभी तरक्की करता है इंटेलेक्चुअली और अपनी ज़ाती हैसियत में, कि वो हर उस चीज़ को वो कहे कि जो उसको कहने का हक़ है अपनी राय में। और ये बात हमेशा अपने ज़हन में बरकरार रखे कि उसका तज्ज़िया, उसकी मालूमात गलत हो सकती है, लेकिन जिस चीज़ को वो सही समझता है उसको सबके सामने पेश करे। आखिर में एक इंटरव्यू जो मैंने किया था अज़ीम उर रहमान उस्मानी साहब के साथ, वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग देखें, अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पे उसका थंबनेल आ जाएगा। कि ये जो चेंजिंग आइडियोलॉजीज़ हैं दुनिया की, इसमें एक मुसलमान कैसे रहे? इसने इस सवाल के जवाब से लेकर के भाई मुसलमान अपनी आइडेंटिटी रखता ही क्यों है? आखिर तक के रहना कैसे है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिज़्म हो, चाहे वो लिबरलिज़्म हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशंस हों। इस तरह की तमाम सिचुएशंस को हमने डिकंस्ट्रक्ट किया था। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो बात को ख़त्म करते हुए, इस पूरी बात के बाद 3 इंटरव्यूज़ मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा। सबसे पहले तैमूर रहमान साहब का इंटरव्यू कि गुर्बत इंसान के साथ या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोर इंसान के साथ क्या करती है। दूसरी बात ये कि ये जो वोक कल्चर है, इसको मैं किस तरह समझता हूँ कि ये औरतों की एक्सप्लॉयटेशन ही है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और तीसरी बात अज़ीम भाई का इंटरव्यू कि इस वोक कल्चर में, इस बदलती हुई आइडियोलॉजिकल दुनिया में एक मुसलमान कैसे रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।